लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया और इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को सम्मन भेजा है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया। विनायक दामोदर सावरकर के पोते के दाखिल कराए मानहानि मामले में महाराष्ट्र में पुणे की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने के आदेश दिए। राहुल गांधी ने पिछले साल इंग्लैंड में वीडी सावरकर के बारे में बयान दिया था। कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक लगता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने एक अन्य मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। अप्रैल 2023 में विनायक सावरकर के एक भाई के पोते सत्यकरी सावरकर ने विनायक सावरकर के बारे में राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में पुणे मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई। कथित तौर पर ये टिप्पणियां राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान की थी। हाल ही में नासिक की एक अदालत ने भी सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर एक अलग मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को तलब किया। उन्होंने कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके दोस्त मिलकर मार रहे थे और सावरकर को इसकी खुशी हुई थी। सावरकर के पोते ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई थी। सत्य की सावरकर की दायर शिकायत में कहा गया, राहुल गांधी अपने जाने माने कारणों से पिछले कई सालों से अलग अलग मौकों पर सावरकर को बार बार बदनाम और गाली दे रहे हैं। ऐसे ही एक मौके पर 5 मार्च 2023 को जब राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जबकि वे जानते थे कि आरोप झूठे हैं। शिकायत में आगे कहा गया, उनका खास उद्देश्य सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, उपनाम सावरकर को बदनाम करना और दिवंगत सावरकर के परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। सत्यकी सावरकर ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसे शब्द कहे जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंचेगी। सत्यकी ने अदालत से आग्रह किया है कि राहुल गांधी पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को मुआवजा भी दिया जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। केजरीवाल सरकार ने पहले बस मार्शलों को बिना किसी कारण, बिना किसी वजह नौकरी से हटा दिया और अब सड़क पर लेटकर नाटक कर रही है। इनका नाटक सिर्फ एक दिखावा है। असली मकसद बस मार्शलों को गुमराह कर राजनीति रोटियां सेकना है। दिल्ली सचिवालय में बस मार्शल की नौकरी पर चर्चा के लिए शनिवार को आतिशी मारलेना ने बैठक किया, जिस बैठक में भारी हंगामा हो गया। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब इस मसले पर मुख्यमंत्री आतिशी के साथ जारी बैठक का बीजेपी विधायकों ने बायकॉट कर दिया। दिल्ली में बस मार्शलों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार और विपक्ष के बीच चल रही बैठक में हंगामा हुआ है। जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री आतिशी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से इस बैठक में बस मार्शलों और विधायकों को भी बुला लिया गया। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई। मीटिंग में हंगामे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हंगामा होते देखा जा सकता है। वीडियो में एक नेता के सामने बस मार्शल हाथ जोड़कर कुछ कहते दिख रही है। इस पर वह कहते हैं कि हम आपकी नौकरी चाहते हैं। वीडियो में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आप पर मार्शलों की दुर्दशा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने बस मार्शलों को बहाल क्यों नहीं किया। विजेंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि भाजपा विधायक 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मार्शलों की बहाली के लिए कैबिनेट नोट जारी करने का आग्रह करेंगे। इसी बात को लेकर आज मीटिंग हो रही थी। बता दें कि 26 सितंबर को शुरू हुए 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान
बस मार्शलों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। आप और भाजपा दोनों सदनों में अंततः मार्शलों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि सभी आप और भाजपा विधायक मार्शलों की बहाली सुनिश्चित करने के लिए 3 अक्टूबर को उपराज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन बैठक नहीं हुई। बता दें, बीते दिनों बस मार्शलों के मुद्दे पर 3 अक्टूबर को एलजी आवास के बाहर आप नेताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत के साथ साथ आपके विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने भारद्वाज और अन्य आप नेताओं के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया था। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10,500 बस मार्शलों की नियुक्ति की थी। 2023 में उपराज्यपाल ने इन बस मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया और औचित्य पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही बसों में होम गार्ड की नियुक्ति के बाद कही गई थी। अक्टूबर 2023 में सभी बस मार्शलों को हटा दिया गया था। तब से ये लोग रोजगार और नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में पूर्व वर्ष मार्शलों की बहाली को लेकर आप और भाजपा के बीच शुक्रवार को तीखी बयानबाजी हुई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की आलोचना की और पार्टी पर बस मार्शलों की नौकरी को बहाल करने के लिए एलजी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने बताया कि 3 अक्टूबर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ निर्धारित बैठक में कोई भी भाजपा विधायक शामिल नहीं हुआ। भारद्वाज ने मंत्रियों से नहीं मिलने के लिए उपराज्यपाल की निंदा की और उन पर तानाशाह की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कहावत है कि राजा के पते नाही मूसहरे वन बाटी लेहिन। हरियाणा चुनाव में राजा ने अपना निर्णय सुनाया ही नहीं कि कांग्रेसी नेता अपने मन की बहुरी चबाने लगे। परिणाम आया नहीं, पर मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, इसके लिए गुणागणित शुरू हो गई। राहुल गांधी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। 1902 में निचली जातियों को आरक्षण देने वाले सऊजी महाराज की धरती कोल्हापुर से महाराष्ट्र के चुनावी दंगल का आगाज करेंगे। वे शाम 6 बजे शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो वहीं 5 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल भी होंगे। उसके ठीक पहले सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई को टिकट के इच्छुक लोगों की बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर से 1,830 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई और पार्टी 288 सीटों में से लगभग 100 और 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। उम्मीदवारों का ये आंकड़ा मुख्य रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के आवेदकों से है। दिलचस्प बात यह है कि ये उत्साह हरियाणा से भी ज्यादा है, जहां कांग्रेस को केवल 90 सीटों के लिए 2500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र में आवेदकों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसमें SC/ST उम्मीदवारों को 10,000 रुपए और सामान्य उम्मीदवारों को 20,000 रुपए का भुगतान करना होता है। कांग्रेस के अनुसार महाराष्ट्र हरियाणा से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्य में चुनाव की घोषणा नहीं होने के बावजूद हर दिन नए आवेदन आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने TV9 से बातचीत में बताया कि इस घटनाक्रम पर उत्साह व्यक्त करते हुए पार्टी के हालिया लोकसभा चुनाव में सफलता का हवाला दिया, जहां कांग्रेस 13 लोकसभा सांसदों और एक स्वतंत्र सांसद के समर्थन के साथ एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी और महाविकास अघाड़ी 65% विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही। उन्होंने कहा कि आवेदनों में इस उछाल से महाराष्ट्र में पार्टी की संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत मिलता है। पूर्व मंत्री नितिन राउत, जो आवेदकों की स्क्रीनिंग साक्षात्कार करने वाले पैनल का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आवेदन विदर्भ और मराठावाड़ा क्षेत्रों से आए हैं। यहां दलित, मुस्लिम और मराठा कांग्रेस और MVA का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा में चुनावों से पहले बड़ी संख्या में आवेदन आने के बावजूद बोगियों द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने से लेकर अधिकांश टिकट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को दिए जाने तक कांग्रेस राज्य में सभी मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। और ऐसे में 3 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस की सक्रियता और राहुल गांधी का महाराष्ट्र पर फोकस बता रहा है कि सियासत सीरियस है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। पकड़ी गई 565 किलोग्राम कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मार्केट में 5,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप में कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जिन 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, उनका मास्टरमाइंड तुषार गोयल कांग्रेस से जुड़ा रहा है। तुषार गोयल दिल्ली कांग्रेस में आरटीआई सेल के प्रमुख रहा है। ड्रग्स का कांग्रेस कनेक्शन सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। लोग कांग्रेस से सफाई की मांगने से साथ यह भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं चुनाव के दौरान नशे के कारोबार से मिले पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। यह मात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान पूरे भारत में केवल 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हो गई थी। 2014 और 2022 तक भाजपा सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। ड्रग सिंडिकेट का मुख्य आरोपी और किंग पिन तुषार गोयल भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई सेल का प्रमुख रहा है। कांग्रेस पार्टी का उसके साथ क्या संबंध है? क्या यह पैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं का ड्रग तस्करों से कोई समझौता है? कांग्रेस खासकर हुड्डा परिवार को जवाब देना चाहिए कि आपका तुषार गोयल से क्या संबंध है। सोशल मीडिया पर भी कोकीन जैसे ड्रग तस्करी मामले की ही चर्चा हो रही है। लोग कांग्रेस पर नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं और इससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। लोग कांग्रेस की थू-थू कर रहे हैं। गुरुवार को ड्रग जब्ती मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त करने के मामले में आरोपी कांग्रेस पदाधिकारी तुषार गोयल का हुड्डा परिवार से क्या आखिरकार रिश्ता है? क्या राहुल गांधी ने अब कांग्रेस में भी ड्रग का धंधा शुरू कर दिया? अनुराग ठाकुर ने आरोपी तुषार गोयल को हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा का करीबी बताया और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए कि वे आरोपी से कितने करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि देश नशा मुक्त हो, लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस के नेता ही नशे का धंधा करते हैं तो ये कैसे होगा? इससे साबित होता है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नशे की तस्करी से कितना पैसा हरियाणा चुनाव में लगाया गया है, क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार नशे के पकड़े जाने पर उसका विरोध करती है? क्या इसीलिए कांग्रेस असम के सीएम द्वारा नशे पर बुलडोजर चलाने पर विरोध करती है? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने 5,600 करोड़ रुपए के नशे की बरामदगी के मामले में बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। वहीं संगठन ने दावा किया कि तुषार गोयल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 17 अक्टूबर 2022 को संगठन से निकाल दिया गया था। तब से वह किसी भी तरह से पार्टी के साथ नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीटने वाले विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मुख्य सलाहकार बनाया गया। यह दावा पंजाब के ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि विभव कुमार को नियुक्त करने के लिए बाकी सभी लोगों की छुट्टी कर दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को चुपचाप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। वहीं विभव कुमार, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में जेल भेजा गया था, इस आरोप पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता सुखपाल सिंह खेरा ने कहा कि यदि यह खबर सही है तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का कंट्रोल ले लिया है, जो निंदनीय है। गौरतलब है कि केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के भीतर बुरी तरह पीटा। अभी इस संबंध में पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। वहीं 4 दिन अस्पताल रहने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अचानक से ज्यादा सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महीने से जिन रुके हुए कामों को करवाने के लिए उनका हस्तक्षेप बन रहा था, वह स्वस्थ होकर लौटने के बाद से इन मामलों को हल कर रहे हैं। पराली निस्तारण को लेकर जून महीने से गले की फांस बने घुंघराली सीबीजी प्लांट पर किसानों को मनाने के लिए आगे मुख्यमंत्री भगवंत मान उस समय आगे आए जब हाईकोर्ट में यह केस सुनवाई पर लगा हुआ था और जस्टिस विनोद भारद्वाज ने जिस प्रकार से आजकल विभिन्न केसों में सरकार को फटकार लगाई हुई है, उससे सरकार की फजीहत हो रही है।
वहीं बात अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना बंगला खाली कर दिया है। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने माता पिता और पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते तो नियमों का हवाला देकर बंगले में रह सकते थे, जो आरोपों के कारण जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े। उसके लिए ऐसा करना बड़ी बात भी नहीं होती, क्योंकि इस विषय पर आतिशी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे भारत की तरह शासन करेंगी, इसलिए फिर वे अपना घर छोड़े। यह बड़ा मुद्दा था भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सांसद के साथ रहने की योजना प्रसारित की। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कानून का संदर्भ देते हुए यह कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को आवास मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इन सारी बातों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल था वह यह कि कहीं दिल्ली में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले चुनाव को जीतने की यह रणनीति तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को लेकर हमेशा ही सजग रहते हैं, ताकि लोग उन्हें हाई फाई नेता नहीं माने। इसके लिए वे अपनी वेशभूषा को लेकर भी काफी गंभीर रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास को नियमानुसार खाली करने की घटना को सुविचारित रूप से प्रचारित करवाया गया, ताकि दिल्ली की जनता को लगे कि अरविंद केजरीवाल ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालन किया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर एक बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखकर CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारियों के उनके दफ्तर में अनधिकृत प्रवेश पर अपनी नाराजगी जताई। दरअसल बीते 28 सितंबर को संसद स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिए दाखिल हुए थे, जिसको लेकर उन्होंने सभापति को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। CISF ने इस पूरे मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन मामले से रूबरू अधिकारियों ने कहा कि जब भी कोई नवीनीकरण निर्माण कार्य होता है तो CISF के जवान प्रोटोकॉल के तहत अन्य एजेंसियों के साथ संसद के भीतर मौजूद रहते हैं। ST पर छपी खबर के मुताबिक मामले से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न कार्यालयों में कुछ रखरखाव का काम चल रहा था। कार्यालयों की चाबियां CISF के पास नहीं है। CISF केवल संसद की सुरक्षा के लिए मौजूद है। रखरखाव के काम के बारे में बल को सूचित किया गया था, इसीलिए वे अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालयों में गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 3 अक्टूबर को लिखे पत्र में खड़गे ने इस घटना को नेता विपक्ष के विशेषाधिकार का हनन, अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। साथ ही उन्होंने पूछा है कि किसके निर्देश पर ये लोग उनके दफ्तर में घुसे। खड़गे ने धनखड़ से कहा कि उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा कि CPWD, CISF और टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारी 28 सितंबर को नए संसद भवन में उनके दफ्तर G19 में बिना किसी पूर्व सूचना दिए ही घुस गए। और यह एक असाधारण घटना है और यह एक सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मेरे विशेषाधिकारों का घोर उल्लंघन, जिसे हैसियत से मुझे यह दफ्तर दिया गया है। खड़गे ने बिना पूर्व सूचना दिए प्रवेश के लिए जवाबदेही की मांग के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा। उन्होंने इस घटना को अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता खड़गे ने उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के प्रवेश की आवश्यकता है तो मेरी अनुमति लेनी होगी और मेरे कार्यालय में किसी की मौजूदगी में ऐसा किया जाना चाहिए। CISF ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि सूत्रों ने खुलासा किया कि संसद के अंदर रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रोटोकॉल के तहत CISF के जवान अन्य एजेंसियों के साथ मौजूद थे। फिलहाल इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय या फिर सभापति की ओर से अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे सुरक्षा में बड़ी चूक के साथ साथ विभाग की लापरवाही भी मानकर चल रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।